तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम में कुछ न्यू कंसेप्ट्स देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। तो पहला कंडीशन हम सॉलिड का लिक्विड में लेते हैं। लेट्स से मान लीजिए कि अगर हमने लिक्विड में वाटर लिया और शुगर लिया और इसका एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। एक सर्टेन टाइम के बाद वाटर में शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तब हम उसे उस सिचुएशन को या उस टाइम को बोलते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंडीशन आती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की आती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की नो मोर शुगर कैन एंटर इन वाटर। लेकिन तो यहां पर कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर होता है। हम जानते हैं कि शुगर को वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो शुगर एक सर्टेन टाइम के बाद डिसॉल्व होना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो फिर से शुगर का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब वह कोल्ड होगा फिर वह हमें क्रिस्टल शुगर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। गैसेस इन लिक्विड, हमने अपने घरों में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखी है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो CO2 गैस और CO2 गैस इन सॉल्यूशन इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर जो लॉ लगता है वह है हेनरीज लॉ। गैसेस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ लगता है जो बोलता है कि CO2 गैस का जो मास है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का एट एनी टेम्परेचर। Mass of a gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas। तो यहाँ पर जो CO2 गैस है उसका मास प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस के। कंक्लूजन अगर हम कंक्लूड करें इस सारे टॉपिक को तो हम जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर की यहाँ पे कांस्टेंट होता है। लिक्विड वेपर में भी वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड में भी हमने देखा कि सॉलिबिलिटी इज अ कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। सॉलिड इन अ लिक्विड, बच्चों हमने बताया कि अगर आप एक बीकर में वाटर है और आप उसमें शुगर डाल के उसे हीट करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो पूरा डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसे कोल्ड किया तो हमें फिर से शुगर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो यह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। अगर हमने सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। गैसेस इन लिक्विड में यह प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज सिस्टम में होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम में होता है कि अगर यह क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो गैसेस बाहर निकल जाएंगी। मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जा रहा है और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये कंटेनर सील्ड नहीं है तो गैसेस बीकर के बाहर चली जाएंगी। यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम के टाइम में कोई एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के टाइम कोई एक वैल्यू कांस्टेंट होती है। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में कोई एक वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये कंक्लूजन का पार्ट है जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती है फिजिकल प्रोसेस में।
अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स ना हो पाए, जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, एक सर्टेन टाइम के बाद कंसेंट्रेशन विल डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, एंड प्रोडक्ट concentration will increase with time, will increase with time। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे हम एसिड बेस का रिएक्शन जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिक्स किया तो हमें NaCl एंड वाटर मिलता है। बच्चों यह प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। आप बाय यूजिंग NaCl एंड वाटर आप HCl एंड NaOH नहीं बना सकते हो। आप बाय यूजिंग NaCl एंड वाटर HCl एंड NaOH नहीं बना सकते। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि जैसे अगर हमने AgNO3 प्लस NaCl लिया और इन दोनों को हमने एक्वस फॉर्म में लिया, वाटर सॉल्यूशन में लिया, तो हमें AgCl एक सॉलिड और NaNO3 मिलता है। यह प्रोसेस भी इरिवर्सिबल है। हम AgCl एंड NaNO3 को यूज करके वापस AgNO3 और NaCl नहीं बना सकते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें। रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन 2NH3, PCl5 का टूटना और फिर से PCl3 और Cl2 का बनना। ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बन सकते हैं एक दूसरे को यूज करके। अगर हम अमोनिया को इस तरह लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमें मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वह डायनेमिक होता है। तो याद रखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक। हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बात किया है। बोथ अकर इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमने रिएक्शन देखा है कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और वह फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। It consists forward reaction in which the reaction give product and reverse reaction in which give the original reactant। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक बार रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होती है, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल होती है। जनरल केस ऑफ रिएक्शन देखें तो हम इसे A प्लस B और C प्लस G में ऐसे दिखाते हैं। और यहाँ पर एट अ equilibrium stage rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ग्राफ की बातें करेंगे और उसे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।